Hello friends, welcome to Drona Academy. So today we are going to discuss about soil and its types. Before that, let us look at what is the definition of the soil. Soil can simply be defined as the mixture of rock particles and organic materials, humus, which develop on the earth's surface and support the growth of the plants. Now what is humus? Humus is nothing, just the microorganism present under the soil. Now let us see the formation of it. As you already know, it takes millions of years for the soil to form. But what are the factors which influences the soil formation? The very first such factor is the temperature. Now, due to very high temperature in daytime and low temperature in night time, rocks expands and contracts, which finally breaks it in many pieces. Second one is the action of running water. Now, as the rain falls, water droplets seeps through the rocks and freezes there due to low temperature and finally breaks, resulting in breaking of the rock. Now, we are going to see the classification of soils. So, in class 9th, we have already discussed about India's varied relief features, that is your Himalayan part, the Western Ghats, Eastern Ghats, Deccan Plateau, Central Highlands. अब जितने टाइप और जितना वेराइड आपका रिलीफ फीचर्स होने वाला है उतने ही टाइप्स के रॉक प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर कंट्री में, और जितने ज्यादा रॉक्स होंगे उतनी वैरायटी की सॉइल देखने के लिए मिलती है. सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल. अब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि कहाँ पर ज्यादा ठंड होती है, कहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, उस हिसाब से रॉक्स का डिग्रेडेशन होता है एंड फाइनली आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सो इन सब बेसिस पे हमारी पहली सॉइल आती है, दैट इज द अलुवियल सॉइल. सो द अलुवियल सॉइल इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल. अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अलुवियल सॉइल होती है वो डिपोजिशनल सॉइल होती है. अब डिपोजिशनल सॉइल मतलब ये डिपॉजिट होती है उन रनिंग रिवर्स के थ्रू जो इसको कैरी करते हुए लेके आती है. इंडिया के अंदर अपन 3 प्रोमिनेंट हिमालयन रिवर्स के बारे में जैसा कि लास्ट ईयर भी पढ़ा था थोड़ा सा, दैट इज द इंडस, द गैंग्स एंड द ब्रह्मपुत्र. सो ये जो तीनों रनिंग रिवर्स है ये काफी ज्यादा हेल्प करती है नॉर्दर्न प्लेन में अलुवियल सॉइल को स्टेब्लिश होने में. और ये अलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है, that is on the basins of the Godavari, the Krishna and the Kaveri. So southern India में भी alluvial soil का ईस्टर्न घाट के उधर आपको डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा. तो आइए एक बार alluvial soil के अपन की पॉइंट्स देख लेते हैं. तो पहला, it is mostly available soil in India, about 43%, which covers an area of 143 square kilometers. सेकेंड, वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज. जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी ज्यादा पाए जाते हैं और रिवर वैलीज में जो आपका सदर्न इंडिया है जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के वहां पर पाए जाते हैं. पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो मोस्टली फाउंड इन द डेल्टास एंड द एस्चुरीज. ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट. ह्यूमस में आपको पहले भी पता चुका हूं क्या होता है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल. लाइम और ऑर्गेनिक मैटर्स की भी क्वांटिटी काफी ज्यादा उसके अंदर होती है. नाउ इट इज ऑल्सो वेरी मच फर्टाइल. अब फर्टिलिटी मतलब ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा सॉइल फर्टाइल होती है उतनी अच्छी वहां पर फार्मिंग हो सकती है. मेनली रीजन जहां पर ये पाए जाते हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन एक्सेट्रा आर दी एग्जाम्पल्स. Now they are the depositional soil transported and deposited by the river stream etc. already discussed. Sand content decreases from west to east of the country. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे वैसे सैंड का जो कंटेंट इस सॉइल के अंदर कम होते जाता है. अब आपने 3 प्रोमिनेंट टॉपिक्स पढ़े होंगे, खादर, भांगर एंड तराई जो रीजन है आपका नॉर्दर्न प्लेन का, तो उसी के बारे में अब अपन वापस से देखेंगे थोड़ा सा. 9th क्लास में अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. जो खादर है वो आपकी न्यू अलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है नॉर्दर्न प्लेन में, एंड भांगर इज द ओल्ड अलुवियल सॉइल. अब इसके कलर की अगर अब हम लोग बात करेंगे तो लाइट ग्रे से एश ग्रे का कलर होता है. टेक्सचर सैंडी टू सिल्टी लोम या फिर क्ले जिसको अपन बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखना आपको जरूरी है दैट इट इज रिच इन पोटाश बट इट इज पुअर इन फॉस्फोरस. और कौन सी क्रॉप्स है जो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है इसके लिए, जो इसके अंदर ग्रो कर सकती है, दैट इज द व्हीट, राइस, मेज, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. अब अगर अपन रीजन की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं मैप में. As you have already seen that the alluvial soil found in the northern plain, ये जो आपका रीजन है यहाँ पर पाया जाता है. तो ये जो रीजन है आपको पता होना चाहिए, इट इज द उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाला रीजन आ जाता है. देन अगर अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इट विल बी द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाला जो रीजन है
ये यहाँ पर भी पाया जाता है, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बेसिन्स पे पाए जाते हैं तो ये। और अगर अपन स्टेट्स की बात करेंगे तो इट विल बी द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, जब अपन वेस्टर्न साइड जाएंगे तो वेस्टर्न साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है ये, एंड ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द गुजरात। ओके, तो ये सारे एरिया है। तो ये आपको सबसे पहले इंडिया का पता होना चाहिए कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है, इंडिया की सारी स्टेट्स कहाँ पर है, उसके बाद में ही ये आप सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो सबसे पहले आप वो पक्का करिए कि कौन कौन सी स्टेट्स कहाँ पर है, फिर इसको देखिएगा एक बार। द नेक्स्ट सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। दिस ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल। अब रेगुर मतलब होता है कॉटन। तो ये जो सॉइल है ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लैक सॉइल। तो जो डेक्कन प्लेटो है आपका वो मेनली ब्लैक सॉइल से ऑक्यूपाइड है। थर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैच्योर सॉइल। द नेक्स्ट, इट हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो काफ़ी टाइम तक ये पानी को होल्ड कर सकता है। इसके बाद में स्वेल्स एंड वेल बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। तो ये चीज़ हमको पता है कि जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें क्रैक जो है वो समर टाइम में डेवलप हो जाते हैं, और जब रेनी सीजन होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। इसीलिए इसको अपन को एक और प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है ऑफ द सेल्फ प्लगिंग। तो सेल्फ प्लगिंग मतलब ऐसा होता है कि क्रैक्स डेवलप होने की वजह से वो सॉइल जो रहती है वो आपस में दूर दूर हो जाती है, और वहाँ से आपका एरिनेशन पॉसिबल हो पाता है। एयर जो रहती है वो काफ़ी ईजिली अंदर जा सकती है। फिर जब बारिश आती है तो देखने के लिए मिलता है कि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। And finally, it is rich in iron, lime, calcium, potassium, aluminium and magnesium. It is deficient in nitrogen and phosphorus. कलर की अगर अपन बात करेंगे तो it has deep black to light black color, and texture की बात करेंगे तो it has the clayey nature. अब देखेंगे कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल्सो द सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला जो रीजन है वो, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप देखेंगे और अच्छे से तो कृष्णा और गोदावरी की वैलीज में भी अपन को थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब हम लोग रेड एंड येलो सॉइल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जब आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है, दैट इज Fe का डिफ्यूजन हो जाता है, तो कलर अपन को उसका रेडिश देखने के लिए मिलता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट इज़ मेनली सीन इन द लो रेनफॉल एरिया। तो सबसे ज़्यादा ये लो रेनफॉल एरिया में ही पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, पोरस फ्राइबल स्ट्रक्चर। अब फ्राइबल मतलब होता है दैट इज विच कैन बी इजीली क्रम्बल्ड। नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ लाइम एंड कंकर। नाउ अगर अपन डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो इट इज डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश। कलर रेड बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोअर लेयर है उस रेड सॉइल की वो येलो सॉइल होती है। मतलब नीचे जो सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तो जब सॉइल रेड सॉइल पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो येलो कलर आपको बताती है। तो रेड जो सॉइल होती है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको येलो कलर देती है। अगर अब अपन टेक्सचर की बात करेंगे तो इट हैज सैंडी टू क्ले एंड लोमी। नाउ इट इज वेल फॉर वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो, और इन सारी चीज़ों को आप इजीली इसके अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। तो इट इज़ फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, ऑल्सो द सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड along the rain shadow area of the western Ghats. So moving on to the next soil, that is the laterite soil. Name from the Latin word later which means brick. तो इसका नाम जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ब्रिक होता है। It becomes so soft when wet and so hard when dried. अगर ये सूख जाती है तो पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है एंड हार्ड हो जाती है, और उसके बाद में अगर ये पानी लग जाता है इसके अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब ये उन्हीं जगह पे पाई जाती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय लीचिंग? तो लीचिंग मतलब होता है वॉशिंग अवे। तो एक्शन, जो कंटिन्यू एक्शन रहता है पानी का रॉक्स के ऊपर, इसी की वजह से यहाँ पर आपका लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो द लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल।
तो हैवी डाउनपोर की वजह से लाइम और सिलिका भी जो है वो सॉइल में से निकल जाएंगे। ऑल्सो द ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज़ द हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर्स को भी काफ़ी जल्दी से ख़त्म कर देंगे जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑल्सो द ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड दी अदर प्लांट्स। Now it is rich in iron and aluminium, but it is deficient in nitrogen, potassium, lime and humus. कलर की बात करेंगे तो रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। और अगर अपन क्रॉप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रॉप आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा है कि लीचिंग की वजह से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो सॉइल के अंदर होने चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होता है। आफ्टर यूजिंग प्रॉपर फर्टिलाइजर्स आप फाइनली उसके अंदर राइस, रागी, शुगर केन, कैश्यू नट्स वगैरह कल्टीवेट कर सकते हैं। अब अगर मैप की बात करें तो लेटराइट सॉइल आपका पाया जाता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और साथ में आप देख सकते हैं उड़ीसा और आसाम के हिली एरियाज पे भी अपन को लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक बात है कि कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में जो लेटराइट सॉइल है वो तभी काम देती है जब आप उसको प्रॉपर टेक्निक यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने के बाद में, उसके पहले नहीं। साथ में आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देख सकते हैं गारो, खासी एंड जयंतिया जो आपकी मेघालय हिल्स है वहाँ पर भी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। साथ में आपका जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट का वहाँ पर भी लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। Now our next soil is the desert soil or arid soil. So it is seen under the arid or the semi-arid conditions. Next, deposited mainly by the wind activities. Definitely because it is a desert-like condition or it is a desert, so definitely there will be the deposition mainly by the wind activity. Now it has very high salt content. वहाँ पर नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आसपास अगर कोई भी वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है तो वहाँ से अगर अपन को एवापोरेशन काफ़ी अच्छे से मिल रहा है तो वहाँ से अपन सॉल्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, द लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट लाइक कंडीशन है, तो डेफिनेटली जो है मॉइस्चर काफ़ी कम होने वाला है वहाँ पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रेस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब सॉइल के अंदर कंकर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अगर कंकर ज़्यादा रहेंगे या फिर जो ऊपर टॉप सॉइल है वहाँ पर भी कंकर ज़्यादा रहेंगे तो पानी जो है वो इतने ऑप्टिमम क्वांटिटी में नहीं जा पाएगा। वैसे भी तो डेजर्ट लाइक कंडीशन है तो वहाँ पर पानी तो वैसे भी नहीं है, और अगर वहाँ पर कंकर भी ज़्यादा हुए तो इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा पानी का, एंड फाइनली जो उसकी फर्टिलिटी पे बात आएगी। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल, तो नाइट्रोजन इसके अंदर डेफिशिएंट है एंड फॉस्फेट है वो नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। टेक्सचर इसका सैंडी है, और अगर कलर की बात करें तो इट इज़ रेड टू ब्राउन। नाउ अगर अपन एरिया की बात करें तो मेनली ये क्योंकि डेजर्ट है तो इंडिया के अंदर ये राजस्थान में पाई जाती है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। So the removal of the soil cover and the subsequent washing down is described as the soil erosion. So हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि soil erosion मतलब क्या होता है, जब टॉप सॉइल लैंड से रिमूव हो जाती है तो that is your soil erosion. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका मतलब ये है कि सॉइल फॉर्मेशन और उसका जो इरोजन है वो दोनों साथ साथ में चलता है, लेकिन मेन हमको दिक्कत तब देखने के लिए मिलती है कि सॉइल का फॉर्मेशन तो कम हो रहा है और इरोजन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रहा है। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, इट माइट बी कंस्ट्रक्शन, इट माइट बी माइनिंग, ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, वॉट एवर इट मे बी। सो तो बहुत सी बार रनिंग वाटर जो है वो वैली को कट करते हुए निकलता है और वहाँ पे एक गली लाइक स्ट्रक्चर बना देता है एंड द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टीवेशन एंड दैट लैंड इज नोन एज द बेड लैंड। फिर फाइनली वहाँ पर वो जो लैंड है वो किसी काम का नहीं रह जाता है, जैसे कि इन द चंबल बेसिन, रेवाइंस बोलते हैं हम उसको। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस इज नोन एज द शीट इरोजन। तो पानी की एक जो बड़ी सी लेयर है वो ग्राउंड पे आती है और टॉप सॉइल को वॉश करके लेके चली जाती है, दैट इज योर शीट इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ द फार्मिंग। अब किसी को अगर फार्मिंग नहीं आती और अगर कोई डिफेक्टिव मेथड यूज़ कर रहा है, प्लगिंग अगर ओवर प्लगिंग में चेंज हो रही है तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि टॉप सॉइल जो है वो लूज होती जाती है एंड फाइनली आपका सॉइल इरोजन हो जाता है। So plugging in a wrong way, that is up and down the slope from channels for the quick flow of water leading to the soil erosion.
अब हम ये देखेंगे कि सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक आती है आपकी काउंटर प्लगिंग। तो काउंटर मतलब होता है एक आउटलाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये काउंटर प्लगिंग जो है वो स्लोप पे करी जाती है। अब दिस काउंटर लाइन क्रिएट्स अ वाटर ब्रेक विच रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ rills and gullies during the times of heavy water runoff, which is a major cause of the soil erosion which we have already seen. So ये एक वाटर ब्रेक क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से गलीज का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड फाइनली सॉइल इरोजन नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड टू कंजर्व द सॉइल इज द टेरेस फार्मिंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने नॉर्थ में विजिट करा होगा तो टेरेस फार्मिंग आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी आपका स्लोप पे अपन इसको कैरी आउट करते हैं एंड फाइनली सक्सेसिव रिसीडिंग अपन स्टेप्स वहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ताकि जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो वो एकदम से सरफेस रन ऑफ करके नहीं जाएगा, पानी जो है वो स्टेप्स पे रुकते हुए जाएगा, तो वहाँ पर सॉइल का इरोजन नहीं होगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब हम देखेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। सो द लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब क्या होता है कि जो ग्रास रहती है वो हम क्रॉप्स के बीच में ग्रो होने देते हैं, तो इससे देखने के लिए मिलता है कि आपका विंड इरोजन नहीं होता है, क्योंकि जो क्रॉप्स रहती है अगर वो कहीं ना कहीं आपके फील्ड में ग्रो कर रही है तो जो हवा आती है वो हवा की स्पीड को कहीं ना कहीं स्लो कर देती है, तो वहाँ पर इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। नाउ द प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। अगर आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड के चारों तरफ पेड़ लगा देंगे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ट्री का बिल्कुल रो बना देंगे, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेथड रहेगी कि वहाँ पर भी आपकी जो स्पीड है, जो आने वाली हवा है, वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड में और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। और ये चीज़ अपन को सैंड ड्यून्स में देखने के लिए मिला है कि अगर अपन सैंड ड्यून्स को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं इन द डेजर्ट रीजन। So this was your chapter first of the geography, that is resources and development.